नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसीज से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। विशाल, आपका भी बहुत स्वागत है और हमारे सभी दर्शकों का इस शो में खास और बहुत ज्यादा स्वागत है। आज के मनी सेंट्रल में सबसे पहले बात करेंगे इंडिया अमेरिका के बीच जो बीटीए यानी बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट 90 दिनों के भीतर होने वाली है। उसमें ये खबरें ये आ रही है कि अमेरिका भारत पर अपने $125 बिलियन के ई कॉमर्स बाजार को अमेजन और वॉलमार्ट जैसी अमेरिकी खुदरा कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोलने के लिए दबाव डाल सकता है। इसके अलावा आज बात करेंगे टैरिफ, चीन, ट्रेड वॉर के बीच ट्रंप के राइट हैंड कहे जाने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के पीछे की कहानी क्या है, भारत के लिए क्या क्या लेकर आए जेडी वेंस, इसके अलावा भारत को क्या फायदा होगा। इसके अलावा आज बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड ने आज पहली बार 1 लाख रुपए का लेवल पार किया है। आज की बात करें तो एक दिन में 3,330 रुपए बढ़ा सोना। अब कहां तक जाएगा सोना, क्यों आ रही है तूफानी तेजी, जानेंगे सब कुछ। तो चलिए फटाफट करते हैं आज के मनी सेंट्रल की शुरुआत। भारत और अमेरिका टैरिफ वॉर के नुकसान को कम करने के लिए बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत कर रहे हैं। यह डील पूरी होती है तो कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स जो हैं भारत में सस्ते हो जाएंगे, जबकि भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए अमेरिका के बाजार में एंट्री करना आसान हो जाए। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जा रहा है कि अमेरिका इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए अमेजन और वॉलमार्ट जैसी दिग्गज अमेरिकी रिटेल कंपनियों को भारतीय बाजार में एंट्री करवा सकता है। मेरा आपसे प्रवीण सर सवाल है कि क्या यह पॉसिबल है? अमेरिका की जो ये चाल है इसको क्या मोदी सरकार मान पाएगी? नहीं, देखिए, अब तक जो पिछले 2-3 महीने से ट्रेड, टैरिफ और एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेके जो पूरी की पूरी एक कवायद चल रही थी, उसमें ये सबसे नया मामला है जी। ये एक पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है और जाहिर तौर पर इसको आप ऐसे समझिए कि इसके साथ लाखों करोड़ों किराना स्टोर्स भी जुड़े हुए हैं जी। देश में ई कॉमर्स की ग्रोथ को लेके या ई कॉमर्स के बाजार को लेके एक लगातार विवाद हमने देखा है। 2007-8 जब बिल्कुल एंट्री हुई थी ई कॉमर्स साइट्स की इंडिया में, तब से हमने ये देखा है कि इनको लेके एक रस्साकशी, एक विरोध का मामला सामने लगातार आता रहा। बात यही रही कि जो खुदरा रिटेल स्टोर्स हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनका क्या होगा, ये प्रश्न चिन्ह लगता रहा। सवाल इस बात का भी उठा कि जो 10 मिनट का ई कॉमर्स का मामला आ गया है कि 10 मिनट्स में आपके घर पे ग्रोसरी क्विक डिलीवरी, जिसमें केवल ग्रोसरी शामिल नहीं है, ग्रोसरी फल फ्रूट शामिल नहीं है, उसमें आप मोबाइल फ़ोन, कपड़े जैसी तमाम रेंज वो बढ़ती जा रही है। आपको क्या लेना है, आप ऑर्डर कीजिए, 10 मिनट में आ जाएगा। अब जो अमेरिका चाह रहा है, जिसकी खबर आ रही है, अगर वो होता तो वाकई सरकार के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहाँ पर पैदा हो सकती है, सीधे तौर पर आप समझ लीजिए, क्योंकि इसका लंबा चौड़ा विरोध पहले चल रहा है। $125 बिलियन का पूरा कारोबार है, जिसमें अमेजॉन भी मौजूद है और जिसमें वॉलमार्ट मौजूद है, जिसकी फ्लिपकार्ट में मेजॉरिटी हिस्सेदारी सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने इस कंपनी की नींव रखी थी। अब क्या है कि जो विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके लिए और जो घरेलू ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे स्नैपडील थी या और बहुत सारी कंपनियां, उनके लिए जो कामकाज का जो तरीका है या जो नियम है उसमें बहुत अंतर है। विदेशी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं वो एक मार्केट प्लेस की तरह काम कर सकती हैं भारत में, ठीक, जबकि जो भारतीय कंपनियां हैं वो सामानों की मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकती हैं, अपने प्लेटफॉर्म पे भी ला सकती हैं और उसको बेच भी सकती हैं। सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मार्केट प्लेस की तरह काम करना और दूसरा क्या आप कह रहे हैं कि उसको मैन्युफैक्चर करना, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर उसको रीपैकेजिंग करके बेचना? बिल्कुल, देखिए, मार्केट प्लेस का मतलब हो गया कि मैं, मान लीजिए अमेजॉन हूँ जी, आप बना रहे हैं, मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरर हैं, तो मैं एक एग्रीगेटर की तरह आप केवल काम कर सकता हूं। मैं आपका प्रोडक्ट अपने यहाँ लिस्ट करा सकता हूं, उसको
जो लोग खरीदना चाहते हैं वो खरीदें। मैं अपना सामान बनाकर यहाँ उसको लिस्ट करना, उसको सीधे बेचना, इस सब की इजाज़त इनको अभी के जो नियम है उसमें नहीं है जी। दूसरी तरफ जो भारतीय कंपनियां हैं उसमें जैसे रिलायंस की जियो मार्ट हो गई या बाकी हैं, उनके पास ये आज़ादी है कि वो अपने लेबल्स बना सकती हैं, अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करा सकते हैं और खुद अपनी चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म्स के यानी जरिए। आप कहना चाह रहे हैं कि दो नियम है भारत में, एक तो है कि यहाँ की कंपनियों के लिए अलग नियम है और विदेशी जो कंपनियां जो यहाँ भारत में आना चाहती हैं उनके लिए नियम दूसरा है, और उसी को बैरियर के रूप में कह रहे हैं कि मान लीजिए जो फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है उसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ एक्टिंग लाइक अ बैरियर, इसी को वो तोड़ना चाह रहे हैं। ये बात सर? भाई वो अमेरिका का कहना है कि लेबल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए जो हमारी कंपनियां हैं उनके लिए ई कॉमर्स मार्केट में। अमेरिका ऐसी मांग कर सकता है कि जो देश का ई कॉमर्स मार्केट है उसे अमेरिकी कंपनियों के लिए खोला जाए, उनको एक्सेस दिया जाए ताकि वो भी यहाँ बराबरी से प्रतिस्पर्धा कर सकें। जी। तो ये प्रवीण सर, अब आते हैं मेन स्टोरी, द मेन मतलब बात जो है, क्यों इनकी मांग उठ रही है? क्या इसके पीछे एक बड़ा कारण ये तो नहीं कि भारत की जो आबादी है 140 करोड़ की आबादी, दुनिया अक्रॉस द ग्लोब कहती है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ आइए अपने सामान को बनाइए, बेचिए, जो कीजिए सब खप जाएगा। क्या इसके पीछे यही लॉजिक है तो नहीं? बिल्कुल, सबसे बड़ा लॉजिक यही है कि 140 करोड़ की आबादी जिसकी डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, जहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी लगातार इंक्रीज कर रही है। भारत एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है और दुनिया भर में जब जब रिसेशन आए और उसकी में अगर भारत बचा रहा, इकोनॉमी जो रेजिलियंस शो करती है या टिकाऊपन दिखाती है, उसकी एक बड़ी वजह इंडिया की जो इंटरनल कंजम्पशन की जो ग्रोथ की जो स्टोरी है वो है। कई बार जब दुनिया भर में रिसेशन आए, चाहे 2008-10 का आप देख लीजिए, भारत ने अपना सामान बनाया और कंज्यूम कर लिया। इतना बड़ा मार्केट है कि वो बहुत सारा सामान अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है यहाँ की आबादी के चलते। इसी वजह से दुनिया भर की कंपनियां चाहती हैं कि वो भारत आए, कारोबार करें। ई कॉमर्स का बिजनेस चूंकि लगातार उभर रहा है, चाहे अपैरल हो, गारमेंट्स हो या आपका ग्रोसरी हो या किसी भी तरह के सामान हो, अब वो मेन स्ट्रीम में आ गए बड़े पैमाने पर ऑनलाइन शॉपिंग ई कॉमर्स के जरिए। और अब जो इंस्टा डिलीवरी होने लगी है, 10 मिनट में 5 मिनट में डिलीवरी, उसने इस पूरे मार्केट का खेल जो है वो पूरी तरह से बदल दिया है। जी प्रवीण सर, मैं इसके पहले भी मैं आपसे चर्चा कर चुका हूं कि एफडीआई को लेकर बहुत संसद में संग्राम तक मैंने देखा है। मैं पास्ट वीडियोस को भी देखता हूं तो उसमें देखता हूं कि जब भी एक बात आई कि सरकार जब भी एफडीआई के जो दरवाजे खोलने की बात हो रही है अक्रॉस द मतलब जो अपोजिशन पार्टी हो, चाहे उस समय की जो भी पार्टियां नहीं हो, उन्होंने संसद में चीख कर कहा कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। आप विदेशियों के लिए आप दरवाजे मत खोलिए, यहाँ का सब व्यापार जो है चौपट हो जाएगा, यहाँ के लोग रोड पर आ जाएंगे। तो क्या सर ये पॉसिबल हो पाएगा? ये बहुत बड़ा कदम है कि वॉलमार्ट को एंट्री दिला देना, अमेजन को एंट्री दिला देना, तो किराना दुकान, जैसा कि आपने अभी चर्चा में कहा भी दिया कि जो किराना दुकान है उन पर मार पड़ती हुई दिखेगी, लेकिन सरकार के लेवल पर क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? नहीं, यही एक बड़ा मसला है जहाँ पे कि अमेरिका और भारत के बीच, अगर अमेरिका इस तरह की मांग करता है तो भारत और अमेरिका के बीच में चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ा सकती हैं। भारत सरकार पर ये प्रेशर तगड़ा साबित हो सकता है। वजह उसकी मैं आपको एक बताता हूँ। आज ही कैट की जो ट्रेडर्स का एसोसिएशन है, इंडिया वाइड पूरा देश में फैले हुए, उसमें मेंबर हैं, दुकानदार हो गए, ट्रेडर्स हो गए, शामिल हैं। उनकी आज ही दिल्ली में एक बैठक हुई है जिसमें जो 10 मिनट में जो इंस्टा जो डिलीवरी है, आपकी क्विक डिलीवरी है, उसको लेके चिंता जताई गई है और उसको लेके कहा गया है कि जब गली गली नुक्कड़ पर हर जगह दुकानदार किराना स्टोर मौजूद हैं तो ये 10 मिनट की जो ऑनलाइन डिलीवरी है इसकी ज़रूरत आखिर देश में क्या है? क्या ये जो छोटे दुकानदार हैं उनका पूरा धंधा खत्म नहीं कर देगी? इसको लेके आज एक बड़ा उनका इवेंट एक वहाँ पे था कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। जी। तो ये जो लगातार समस्या भी प्रवीण सर, ये समस्या भी बहुत बड़ी है। आप जहाँ रहते हो, तमाम किसी भी राज्य में आप रहे हो सर, अभी तक की आपकी जर्नी में आप देखिए, किसी को भी अगर रोजी रोटी करनी थी तो मैं सुनता था कि अरे भाई नून तेल बेच लो, दुकान लगा लो, और उसका जीविकोपार्जन के लिए एक अच्छा साधन है। आप अभी भी देखिए दिल्ली के भी किसी भी मोहल्ले में आप देख लीजिए सर, एक एक गली में 10-10, 20-20 दुकानें हैं, और उसी के बगल में अगर 4 दुकान इधर है सर तो बीच में एक जानते हैं क्या है? फ्लिपकार्ट का गोडाउन है, जहाँ पे 50-100 ना जो छोटी छोटी जो बाइक होती है सर वो लगी होती हैं, और आप ऑर्डर करते हैं उसी से जलाते हैं, और बगल में बैठा हुआ दुकानदार जो होता है मुंह ताकता है।
सर अगर ये हो जाएगा तो समझिए कि सही में बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। बेरोजगारी की समस्या देश में तो आप है ही, मानिए या ना मानिए सर। आज ही आप बता रहे थे, विजय केडिया साहब दिग्गज आदमी हैं, कह रहे हैं कि पीएचडी होल्डर्स प्यून की पोस्ट के लिए 4800 या आप बेहतर ट्वीट बता पाए, 53,000 का पोस्ट है भाई, पोस्ट निकला है। 24 लाख लोगों ने 24 लाख लोग जो पीएचडी होल्डर हैं वो अप्लाई कर रहे हैं किस चीज के लिए? चपरासी का, प्यून का काम करने के लिए। तो ये स्थिति है सर। तो दिस इज अ बिग क्वेश्चन सर। ये देखिए, जो बात आप कह रहे हैं विशाल, ये वाकई सच बात है। और इसके साथ करोड़ों जो किराना दुकानें हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, खुदरा स्टोर हैं, उनका भविष्य बंधा हुआ है। इसकी चिंता कई संगठन, दुकानदार, रिटेलर्स कर चुके हैं। सरकार के पास भी ये सारी चीज़ें गई। जब भारत में एंट्री ही हुई थी ई कॉमर्स की, तब से अब तक अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, नकली सामान बेचना है या बाकी कई तरीके के आरोप उन पे लगे हैं। उनके जरिए छोटे दुकानदारों का धंधा बंद होने की जो लगातार उन पर आरोप इस तरह के लगे हैं। एक आंदोलन, एक विरोध लगातार इस चीज का चलता रहा है। और अब उस पूरे के पूरा जो मसला था उसमें एक नया पड़ाव आता दिख रहा है। अगर सरकार मंजूरी देती है, अमेरिकी कंपनियों को सीधा एक्सेस देती है भारतीय बाजारों पे ई कॉमर्स कंपनियों का, तो जाहिर, देखिए मसला जानते किस चीज़ का है? अमेजॉन हो या वॉलमार्ट दुनिया की सबसे बड़ा रिटेल स्टोर है। इनके पास मोटी पूंजी है, चाहे अमेजॉन हो चाहे वॉलमार्ट हो। उनके पास कैश बर्न करने की कैपेसिटी है। वो डिस्काउंट देके ऑनलाइन का पूरा बिजनेस टिका किस चीज पे हुआ है? मार्जिन पे, डिस्काउंट पे टिका हुआ है। वो कैश बर्न कर रहे हैं। फंडिंग आपको ग्लोबल हो रही है, दुनिया भर के देशों से कैश बर्न करके मार्केट को पकड़ने की या कंज्यूमर्स, ग्राहक हासिल करने की पूरी कोशिश एक बार जब लत लग गया सर, तो हमेशा अगर आपको फिर नेक्स्ट को भी प्रोडक्ट करना है, उसके बाद आप 4 रुपए ज्यादा भी देते हैं। डिस्काउंट धीरे धीरे खत्म होते हुए नजर आते हैं। ये जो छोटे दुकानदार हैं उनका सबसे बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि वो कैश बर्न नहीं कर सकते, वो आपको डिस्काउंट पे सामान नहीं दे सकते। ऑनलाइन में बड़ी समस्याएं या शिकायतें लोगों की ये भी आती हैं, नकली सामान आ गया, जो सामान ऑर्डर किया था वो नहीं आया, फिर आपके पास उनके साथ जूझने के अलावा कोई साधन नहीं बचता। तो ये जो बड़ी समस्याएं हैं, करोड़ों किराना दुकानदारों की, करोड़ों छोटे दुकानदारों की समस्या है, जो बड़ी हो सकती है। क्या सरकार इस पे किस तरह का फैसला लेती है, किस तरह का फैसला लेती है? क्योंकि जाहिर तौर पर ये अगर फैसला होने की बात भी आई तो देश भर में इसको लेके विपक्ष जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। छोटे दुकानदार जो हैं वो भी इसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि मोदी सरकार ही ऐसा कदम ना उठाए, ये भी हो सकता है। बिल्कुल, अभी ये मांग हो सकती है। इस तरह की बातें रिपोर्ट में कही गई हैं। चलिए प्रवीण सर, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रंप के राइट हैंड कहे जाने वाले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के 4 दिवसीय दौरे पर है। टैरिफ टेंशन, अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर के बीच वेंस का ये जो दौरा है कई मायनों में अहम। अब क्यों है ये दौरा अहम, जानेंगे प्रवीण सर से। सर आ तो गए हैं, पूरा अक्षरधाम मंदिर घूमा उन्होंने, उसके बाद शॉपिंग की, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई, उसके बाद कहा जा रहा है कि आज जयपुर के दौरे पर हैं, कल फिर ताजमहल जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन इस सब के बीच जो हमारे लिए फायदे की बात है वो क्या है सर? बीटीए पर सहमति बनती हुई दिखेगी या नहीं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कल जब प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात हुई जेडी वेंस की जी, तो उसके बाद जो बात निकल के सामने आई उसमें यह कहा गया कि दोनों नेता इस बात को लेके खुश हैं कि जो ट्रेड डील को लेके बातचीत चल रही है वो अच्छी तरीके से आगे बढ़ रही है। उसमें जल्द ही कुछ अचीवमेंट आ सकते हैं। जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसको मंजूरी दे दी गई है। इस चीज़ को लेके भी खुशी जताई गई। और आज जो है जयपुर में जेडी वेंस है, जयपुर घूमे और वहाँ पर उन्होंने कुछ वक्तव्य दिए हैं। उन्होंने ये कहा है, एक तो बड़ी बात ये कही है कि जो राष्ट्रपति ट्रंप है वो ये मानते हैं कि भारत और अमेरिका साथ ग्रोथ कर सकते हैं, दोनों की एक साथ ग्रोथ मुमकिन है। तो ये एक उन्होंने बड़ी बात जयपुर में कही है। उन्होंने कहा कि जो पिछला एडमिनिस्ट्रेशन था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी राय इससे एकदम उलट थी और वो पूरी की पूरी एक फेल्ड पॉलिसी थी। ट्रंप ऐसा नहीं मानते। ट्रंप मानते हैं कि भारत भी ग्रो करे, अमेरिका भी ग्रो करे। ये ट्रंप का एक विजन है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और मेक इंडिया ग्रेट अगेन। हाँ, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। इसके साथ ही ये डेवलप कहा कि विकसित भारत 2047 को एक साथ दोनों को जोड़कर हम लोग आगे चलते हुए दिखेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। बिल्कुल।
जी। तो सर, इसके दूसरे आयाम भी हमें समझाइए, क्यों अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि भारत के साथ हमारी जो गाड़ी है वो बहुत बेहतर चल सकती है। इसके आपसे सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जो एस्पेक्ट है वो भी हम जानना चाहेंगे, डिप्लोमेटिकली एस्पेक्ट, जियो पॉलिटिकली अगर कोई एस्पेक्ट अगर आप नया कुछ सुझाना चाहें हमारे व्यूअर्स के लिए तो प्लीज़ बताएं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और उन्होंने जो जेडी वेंस ने कही, उन्होंने कहा कि एनर्जी से लेके आपका क्रिटिकल मिनरल्स हो, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसे तमाम बिजनेसेस में अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप मुमकिन है। एक जो अहम बात कही जेडी वेंस ने वो ये कही कि भारत को जो नॉन टैरिफ जो बैरियर्स हैं उनको हटाना चाहिए ताकि अमेरिकी कंपनियों को ज़्यादा एक्सेस इंडियन मार्केट्स का मिल सके। ठीक है। तो ये तो जेडी वेंस के इंडिया दौरे की बात है, जहाँ पे कि आपकी अहमियत इसकी इस बात से समझिए कि 4 दिन का लंबा दौरा है जी। वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके सबसे खास माने जाते हैं, ताकतवर नेता हैं, साफ गोई से, और एक कड़ा उनका रुख हमने देखा जब यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति की बैठक थी, वहाँ वो मौजूद थे और उसमें किस तरह से बहस हुई उस चीज़ को लेके जेडी वेंस का नाम तब ग्रीनलैंड को भी इन्होंने कहा कि आ जाइए, हम मिल जाइए। ग्रीनलैंड का दौरा उन्होंने उस वक्त किया जब ट्रंप कह रहे थे कि ग्रीनलैंड को हम एक्वायर कर लेंगे या उसका एक्विजिशन कर लेंगे। तो जेडी वेंस एक इम्पॉर्टेंट फिगर है अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन में फिलहाल। उनकी पत्नी भारतीय मूल की हैं, हिंदू हैं, और इस तरह से भारत का एक सॉफ्ट पावर जो है वहाँ पे नज़र आता है। जब जेडी वेंस भारत आए तो उनके बच्चे आपको कुर्ते पजामे में नजर आए, अक्षरधाम मंदिर की विजिट हो या जयपुर में, और उन्होंने ये कहा कि मैं भारत में और प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से अगवानी की, जिस तरह की हॉस्पिटैलिटी की, उसको देख के बेहद गदगद हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये एक चीज़ ऐसी है जो ये दिखाती है कि शायद भारत अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील या ट्रेड डील से अलग, चाहे सिक्योरिटी हो, डिफेंस हो, दूसरे मसलों पर भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा गहरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अमेरिका के कुछ बड़े पदों पर इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर इस वक्त भारतीय मूल के लोग मौजूद हैं, चाहे काश पटेल की बात हो जो FBI डायरेक्टर हैं, या DNI हो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस हैं आपकी तुलसी गब्बार्ड, उनकी बात हो। वो जब भारत आई तो नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। तो जो पूरा का पूरा भारत के लिहाज से सिर्फ आप ट्रेड को ना देखिए, भारत के लिहाज से सिक्योरिटी को देखिए। आप ये देखिए कि जो तहब्बुर राणा है उसका एक्स्ट्राडिशन अभी ही मुमकिन हुआ है, अभी उसको लाकर भारत में डाला गया, जबकि उसकी एक्स्ट्राडिशन की जो पूरी गतिविधि है वो 2008-9 से, जब से कि मुंबई में धमाके हुए थे, मुंबई में जिस तरह का आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद से वो चल रही थी जी। और हाल में बिल्कुल अभी एक दिन पहले एक खालिस्तानी जो टेररिस्ट का जिस पर शक लगा के FBI ने उसको अरेस्ट किया है अमेरिका में। तो ये तमाम चीज़ें बताती हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध एक स्ट्रेटेजिकली एक बेहद अहम पड़ाव पर इस वक्त हैं, और उसमें किसी ट्रेड डील का जल्दी हो पाना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। निर्मला सीतारमण को भी यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे प्रवीण सर, वो भी वहाँ से कुछ पॉजिटिव साइंस दे रही हैं, वो भी लंबे दौरे पर गई हुई हैं। बिल्कुल, 21 तारीख से 25 तारीख तक का उनका दौरा है, और वहाँ उन्होंने कहा है कि हम इसी अक्टूबर-नवंबर तक भारत और अमेरिका के बीच पहले दौर की जो है वो एक ट्रेड डील हो सकती है। तो जाहिर तौर पर भारत को इस पूरे के पूरा जो टैरिफ का जो मुसीबत चल रही है दुनिया भर की, उसमें भारत के लिए एक एज है, एक फ़ायदा फिलहाल नज़र आ रहा है। चाहे चाइनीज़ कंपनियां हो या US की कंपनियां हो जो चीन में हो, वो सभी की सभी भारत में आकर अपना हब, अपनी सप्लाई लाइन या अपनी फैक्ट्रियां खोलना चाहती हैं इस वक्त जी। और ये सब के वजह से सर इकोनॉमी और खासकर शेयर बाजार जो है वो अच्छा रिएक्ट करता हुआ दिख सकता है। बिल्कुल FIIs का जो अगर हम उसको देखें, लगातार FIIs का जो एक जो दौर शुरू हुआ था पिछले साल अक्टूबर 16,000 करोड़ के आसपास की खरीदारी हो चुकी है सर। तो जो उनका तब से जो निकासी का दौर था वो रुका, और अब एकदम से चेंज रिवर्सल हो गया है, उनका ट्रेंड पूरा जम के पैसा मार्केट्स में लगा रहे हैं, और उसकी बदौलत लगातार बाजारों में तेजी ऐसे वक्त पर भी आ रही, जबकि अमेरिका के मार्केट्स में हमने कल उसका भी हम लोगों ने एक विश्लेषण किया है सर कि वहाँ अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं और देखिए हमारे बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हालांकि वहाँ जो राष्ट्रपति और जो जेरोम पावेल के बीच में जो लड़ाई है वो एक अहम फैक्टर मानी जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसी कुछ स्थिति देखिए इन्वेस्टर्स को संभवतः ये लग रहा है, चाहे FIIs की मैं बात कर रहा हूँ, उनको ये लग रहा है कि इस वक्त दुनिया में कुछ जो प्रॉमिसिंग मार्केट्स हैं, चीन
के लिए समस्याएं इस वक्त सबसे ज़्यादा हैं। अब उनको जो FIIs हैं उनको ऐसा लग रहा है कि भारत का मार्केट एक बार फिर से प्रॉमिसिंग, एक बार फिर से ज़्यादा रिटर्न देने वाला मार्केट साबित हो सकता है और इसी वजह से FIIs का पैसा एक बार फिर से लौट कर भारतीय बाजारों में आ रहा है। उनको ये भी लग रहा होगा कि शायद जो वैल्यूएशंस हैं वो अब ठीक लेवल पर आ गई हैं, मार्केट बॉटम आउट हो चुके हैं, तो उस तरह से फिर मार्केट्स में एक बार पैसा लगाने का। नुवामा की एक रिपोर्ट भी है सर, वो भी कह रहे हैं कि 24,900 के आसपास यानी 25,000 के आसपास तक आता हुआ दिख सकता है। हालांकि प्रतिदिन जो है तेजी देखने को मिल रही है, अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखटकिए सोने की। कई दिनों से हम सुनते आ रहे हैं कि सोना जो है 1 लाख के लेवल को पार कर जाएगा, लेकिन आज एक दिन में गोल्ड में 3,330 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई और गोल्ड ने नया रिकॉर्ड बना दिया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का जो दाम है आज यानी मंगलवार को 22 अप्रैल को पहली बार 1 लाख रुपए पर पहुंच गया, जबकि एक दिन पहले सोमवार को इसकी कीमत जो थी वो 96,670 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। सर कहाँ जाकर रुकेगा सोना, क्यों आ रही है तूफानी तेजी और क्या किया जाए? अक्षय तृतीया भी है सर 30 तारीख को लगता है। बिल्कुल, देखिए गोल्ड की तेजी पूरी दुनिया को चौंका रही है। भारत में 1 लाख के पार हो गया। हम लगातार इस बात को डिस्कशन में लेकर आते रहे हैं कि गोल्ड कब 1 लाख का हो जाएगा। बीच में ऐसी खबरें आई कि कहीं ऐसा ना हो कि गोल्ड 55-56 हज़ार के लेवल पर आ जाए। लेकिन अहम बात यह है कि अगर हम आंकड़े देखें जी सर, तो आप ये मानकर चलिए कि 5 मई 2006 को सोना पहली बार 10,000 के लेवल पर आया था। 10,000 के लेवल से 2006 से और आज 22 अप्रैल 2025 को यानी 19 जो है साल में सोना 10,000 से 1 लाख पहुंच गया है। 10 गुना सोना महंगा हुआ है या 10 गुना सोने में रिटर्न जी इन्वेस्टर्स को सिर्फ और सिर्फ 19 साल में मिला है। तो जहां हम एक तरफ मार्केट्स की बात करते हैं कि बाजारों ने तगड़े रिटर्न दिए, वहां और कई जानकारों ने इस बात को लिखा है, जैसे कि उदय कोटक की आज एक टिप्पणी आई है। उन्होंने भी कहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का जो या पर्सनल फाइनेंस का जो पूरा माहौल है या पूरा लैंडस्केप है उसमें भारतीय महिलाएं सबसे समझदार साबित हुई हैं, जिन्होंने दशकों से सदियों से गोल्ड पर अपना भरोसा बनाए रखा। मतलब उनकी स्ट्रैटेजी सबसे सटीक रही सर। गोल्ड खरीदो, सॉलिड अपने पास रखिए, लिक्विड एसेट है, जब चाहे जब मर्जी आप उठाकर उसको बेच सकते। सर अब तो ATM भी आ गया है, एक सोना डालो कैश निकालो। हाँ, चीन में हुई है वो, और वाकई रिमार्केबल चीज़ है कि आप जाके उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हैं और आधे घंटे में आपके खाते में पैसा आ सकता है। तो भारत में कब इस तरह की चीज़ें होंगी वो देखना होगा। लेकिन एक और आंकड़ा है जो बहुत अच्छा है कि अगर पीछे के पूरे 1 साल में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ETF और गोल्ड ETF दोनों का अगर SIP के जरिए अगर उनमें पैसा लगाया गया होता और उसके रिटर्न देखेंगे तो जो गोल्ड ETF है उसने 54% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी ETF में 3% के आसपास, 3% से भी कम का रिटर्न रहा। यानी ETF के मामले में भी सोने ने आउट परफॉर्म किया। गोल्ड को अगर आप वहाँ देखेंगे निफ्टी के मुकाबले, अगर हम उसको कंपेयर करेंगे मार्केट्स के हिसाब से SIP के रिटर्न के, तो जो एनालिसिस बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि गोल्ड ने बड़े अंतर से निफ्टी को पीछे छोड़ा है, बीट किया है। तो जाहिर तौर पर गोल्ड पे भरोसा पूरी दुनिया का बना हुआ, न सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया भर में। कल एक वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई थी जिसको वो भी बता दीजिए सर। डिस्कस किया था। तो उन्होंने ये कहा था कि जो लोग जो अब ज्वेलरी खरीद रहे हैं, क्योंकि गोल्ड के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हर आम आदमी के लिए ले पाना मुश्किल है, तो लोग कर क्या रहे हैं, एक जो ट्रेंड में जो चेंज आया है कि पुरानी ज्वेलरी को बेच के लोग नई ज्वेलरी खरीद रहे हैं। अपने घर पे जो पहले का मौजूद सोना है जी उसको निकाल रहे हैं और 40 से 45% की जो खरीदारी है नई गोल्ड ज्वेलरी की, उसमें कहीं ना कहीं एक्सचेंज शामिल है पुरानी गोल्ड ज्वेलरी का। तो एक बदलाव जो है ट्रेंड में हम वो बिहेवियरल तौर पर देख रहे हैं। गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन जो WGC की रिपोर्ट में कहा गया है, उनकी डिमांड अभी भी ऊंची बनी हुई है। ओके, जबकि ये संकेत देता है सर, तमाम जो कमोडिटी एक्सपर्ट से मैं चर्चा करता हूँ वो कहते हैं कि अगर विशाल देखिए अगर गोल्ड बार बिक रहा है या कॉइन्स बिक रहे हैं तो वो एज ए इन्वेस्टमेंट टूल होता है। और अगर ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो मान लीजिए अगर आपकी शादी का माहौल है या कोई भी अगर तीज त्यौहार है, पर्व है, तो उसमें लिया जाता है। लेकिन इसका मतलब कि इन्वेस्टमेंट का जो अगर ये आंकड़ा अगर सही बैठ रहा है सर, तो लोग इन्वेस्टमेंट बढ़ चढ़ कर रहे हैं गोल्ड में भी। बिल्कुल, गोल्ड के इन्वेस्टमेंट को लोग अब ये मान के चल रहे हैं कि
कि बाजार अस्थिर हो सकते हैं, बाजारों में वोलेटिलिटी। देखिए एक और चीज हुई जो 2020 से अब तक बाजार दौड़ा, तो वो वन साइडेड रैली थी एक, जिसमें हमने बीच में कहीं पे भी एक लंबा करेक्शन 6 महीने 7 महीने का करेक्शन नहीं देखा जी। पहली बार ऐसा हुआ जब पिछले साल अक्टूबर से लेके और अब तक का अगर हम टाइम देखें, मार्च तक का, कम से कम मिड मार्च तक का टाइम देखें, जहां पे कि बाजारों में बुरी तरह की गिरावट दिखाई दी अक्रॉस दी सेक्टर, अक्रॉस दी, चाहे मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो या लार्ज कैप हो, सब जगह बैंक हो, आईटी हो, चारों तरफ मार्केट नजर आई। एफआईआई ने पैसा निकालना क्यों शुरू किया, वो बहुत लंबे वक्त तक लोगों को समझ में नहीं आया। बीच पहले बात आई कि साहब हो सकता है कि अमेरिकी मार्केट्स में ज़्यादा रिटर्न हो, फिर बात आई कि शायद हाँ चीन का एक मैटर है, तीसरी बात आई कि भारत में जो एलटीसीजी और एसटीसीजी की जो टैक्स हैं वो सरकार ने बढ़ा दिए, तो साहब इसलिए जाने लगे। तो तमाम फैक्टर ऐसे रहे जिनको लेके आशंका हुई कि यार आखिर ये एफआईआई विदेशी जा क्यों रहे हैं। अब क्या हुआ है कि इस जो मार्केट की गिरावट है इसने लोगों को एक चीज समझा दी जो इस 2020 से लेके अब तक बाजार में आए थे कि मार्केट में कभी भी गिरावट आ सकती है और कभी भी 6 महीने 5 महीने के भीतर आपका पोर्टफोलियो 30% 40% या उससे ज़्यादा नीचे आ सकता है, कभी भी हाथ आपके जल सकते हैं। तो सेफ हेवन क्या है, सुरक्षित ठिकाना क्या है, बोले गोल्ड है सुरक्षित ठिकाना। और इस वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार चाहे गोल्ड ईटीएफ हो या गोल्ड कॉइन हो, बार हो, लोग अब ये समझ गए हैं कि सॉलिड असेट या जो जिसको लेके सदियों से एक स्थापित चीज है कि साहब गोल्ड में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तो लोग अब अपने पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा या ठीक ठाक हिस्सा गोल्ड में लगाने में को तरजीह दे रहे हैं। यहाँ पर प्रवीण सर 2 लोगों का नाम मैं कोट करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। एक है रॉबर्ट कियोसाकी साहब और दूसरे हैं शंकर शर्मा साहब। रॉबर्ट कियोसाकी साहब ने भी कहा दिया था कि देखिए भाई गोल्ड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सिल्वर में भी आप दाव लगा सकते हैं, वहाँ ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद है। और शंकर शर्मा साहब तो कह चुके हैं कि भाई छोड़िए ये सब ना, आप समझ पाइएगा ट्रेड, टैरिफ, जियोपॉलिटिकल टेंशन, चुपचाप अपना पैसा लीजिए, अच्छा एफडी में लगाइए, सोने में लगाइए और घर से जो दूर है, जो गाँव मतलब शहर से 25 किलोमीटर की दूर की ज़मीन वमीन को खरीदिए, वहीं आपका पैसा बचा रहेगा। तो इन लोगों की जो सलाह है ये भी काम आती हुई दिख रही है कि नहीं प्रवीण सर? नहीं, बिल्कुल सही बात है। और दूसरी एक और बात है, एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स अब गोल्ड को लेके जो ज़्यादा कन्विंसिंग अगर सलाह इन्वेस्टमेंट की या देर पा रहे हैं, तो उसकी एक और वजह है। बात यह है कि केवल और केवल गोल्ड की डिमांड भारत में नहीं बढ़ी, पूरी दुनिया में डिमांड बढ़ रही है। सेंट्रल बैंक्स देखिए तमाम दुनिया भर के, चीन हो चाहे टर्की हो या दूसरे देश हो, हर देश का सेंट्रल बैंक जम के गोल्ड को खरीद रहा है, अपने यहाँ स्टॉकिंग कर रहे हैं, अपने यहाँ रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं गोल्ड का, और वो मांग बेहद बड़ी है। भारत हर साल 700-800 टन गोल्ड इंपोर्ट करता है, जिसमें कंज्यूमर डिमांड भी है, और 70-80 टन के आसपास रिजर्व बैंक अपनी खरीदारी कर रहा है। तो 876 टन के आसपास अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए। फॉरेक्स रिजर्व बिल्कुल। तो जो अमेरिकी जो डॉलर था या अमेरिकी डेट जो था, जो ट्रेजरी बॉन्ड है, उससे निकलना चाहते हैं देश, और गोल्ड जैसे सेफ असेट में अपना इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ताकि कभी इमरजेंसी पड़ती है, जैसा रूस यूक्रेन जंग में हुआ, तो उनके पास उनके असेट हों जो लिक्विड हों, जिसको वो बेच सके जी। तो पूरी दुनिया का रुझान इस वक्त इस तरफ है कि किसी भी तरह से गोल्ड के रिजर्व को क्रिएट करना है अपने यहाँ। चीन के पास 2,500-3 हज़ार टन का रिजर्व है, चीन के पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पास, और अमेरिका के पास 8-8.5 हज़ार टन का वहाँ की फेडरल रिजर्व के पास स्टोरेज है, उनका रिजर्व है। तो दुनिया भर का जो रुझान बढ़ा है, उसने भी गोल्ड के प्राइसेस को लगातार मजबूत रखा, उसको नीचे नहीं आने दिया है। जी सर, एक और प्रश्न का जवाब दे दीजिए। मैं बीच बीच में सुनते आया हूँ कि भारत सरकार जो है, यानी जो आरबीआई है, वो 100 टन जो सोना है वो चुपके से ब्रिटेन से मंगा रही है, यूके से। वो वाली खबर क्या होती है, उस पर भी हमारे व्यूवर्स पूछते हैं सवाल कि विशाल जी वो क्या है, बात होती है, क्यों मंगाता है आरबीआई 100 टन सोना? नहीं, देखिए जो हमारा रिजर्व है गोल्ड का आरबीआई का, जो यूके में रखा हुआ, उनके सेफर वॉल्ट्स में रखा हुआ है, उसको पिछले कुछ वक्त में आरबीआई ने भारत में लाकर अपने ही सेफ रिजर्व में रखने का एक अपनी कस्टडी में रखने का फैसला किया है। और उसके पीछे वजह वही है जिसका हम अभी डिस्कशन कर रहे थे कि दुनिया भर में किसी भी तरह की इमरजेंसी आए, किसी भी तरीके के हालात अगर ख़राब होते हैं,
तो भारत के असेट्स भारत के पास होने चाहिए, बाहर, देश के बाहर नहीं होने चाहिए। तो जितना सोना है वो धीरे धीरे करके भारत में ही लाने की कोशिश इसी वजह से की जा रही है कि कल को कोई जंग हो और कोई देश आपके असेट्स को फ्रीज कर ले, तब मुश्किलें ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो उसी क्रम में अब वो 100 टन करके आरबीआई ने काफ़ी सोना अपने यहाँ पे ही रिजर्व बना के या सेफ वॉल्ट बना के उसमें रखने की एक स्ट्रेटजी शुरू की है। तो चलिए, आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम विषयों को बहुत ही आसानी से, विस्तार से समझाने की कोशिश की। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।